आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको चंबल के बीहड़ से निकलकर जेल के रास्ते होते हुए इस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन तक पहुंचने वाली 10 सुंदरी स्वर्गीय फूलन देवी के बारे में आप लोगों को उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती ज़िला है जालौन, यूपी में एमपी के लगभग बॉर्डर पे ये पड़ता है। जालौन ज़िले में 10 अगस्त 1963 को हुआ था एक मल्लाह परिवार में। इनके पिताजी का नाम श्री देवी दीन था। एक गरीब परिवार या ये कह सकते हैं कि काफ़ी विपन्न परिवार था जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी और इस समाज के लोग, इस समुदाय के लोग प्रायः मछुआ से जुड़ा हुआ कार्य करते थे और उसी से अपना जीवन यापन इनका होता था। पुराने समय में बेटी का घर में पैदा होना तो वैसे भी अभिशाप ही माना जाता था, एक बोझ माना जाता था। चूँकि यह सन 60 की बात है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आज से 80 साल पहले की स्थितियाँ क्या रही होंगी। तो एक बेटी होने के नाते फूलन देवी के साथ भी जो बेटियों के साथ भेदभाव जैसी बातें होती थीं वो हुईं। जैसा कि लोग बताते हैं कि फूलन स्वभाव से बचपन से ही बड़े उग्र स्वभाव की थीं। छोटी छोटी बात पे लोगों का प्रतिरोध करना, लोगों को रिएक्ट करना, या अगर उनको कोई ऐसा लग रहा है कि मुझे लड़की होने के नाते लोग टारगेट कर रहे हैं तो सीधे उससे लड़ जाना या उनकी बात का अपोज कर देना, ये सब फूलन के स्वभाव में था। और 11 वर्ष की आयु तक होते होते उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। फूलन देवी के बारे में बहुत सटीक जानकारी उन्होंने कभी भी अपनी कोई साक्षात्कार में या किसी इंटरव्यू में कोई ऐसा सटीक या सही बिल्कुल चीज़ बताने की अपेक्षा उसको घुमा करके बताने का प्रयास किया और बहुत कोई ऑथेंटिक उनके जीवन में क्या हुआ, कैसी घटनाएं हुई, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन एक लेखिका थी माला सेन, उन्होंने एक बैंडिट क्वीन किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने फूलन के जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी घटनाओं का उल्लेख किया था, जिस पर बाद में फिल्मकार शेखर कपूर ने एक फिल्म भी बनाई थी जो काफ़ी विवादों में रही थी। फूलन देवी का 11 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। जिनसे उनकी शादी हुई थी वो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे। वो बाल विवाह था। उस समय जो एक सोसाइटी का कह सकते हैं कि जो जागरूकता का माहौल था वो अगर आज की स्थिति में अभी भी इस स्तर पे है तो 60 के दशक में क्या रहा होगा इसको सोचा जा सकता था। और उस समय ऐसे कोई महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग या इस प्रकार की नियामक प्राधिकारी संस्थाएं नहीं थी जो इन चीज़ों को बड़ी मजबूती से उठाती। और उस समय बाल विवाह तो बड़ी आम चीज़ हुआ करती थी, वो भी बुंदेलखंड जैसे काफ़ी पिछड़े जो इलाका माना जाता है वैसी परिस्थितियों में तो ये आम घटना रही होगी। तो फूलन से जिनकी शादी हुई उम्र में काफ़ी बड़े थे, ससुराल जब गई तो वहाँ उनको व्यवहार अच्छा नहीं लगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और फिजिकल हरासमेंट, मारपीट, उत्पीड़न, ये सब चीज़ें ससुराल में होने लगी और पति के द्वारा भी होने लगी। तो कहते हैं कि फूलन वहाँ से वापस लौट करके अपने मायके के लिए चली आई कि मायके चलेंगे तो वहाँ से हो सकता है परिवार का सपोर्ट मिले। लेकिन जब मायके आईं तो वहाँ भी उन्होंने यही सब चीज़ें देखीं कि उनके साथ लगातार जो है एक लड़की होने के नाते उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके साथ जो है एक तरह से उनका हरासमेंट हो रहा है और उनको कहीं से भी किसी के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फूलन इस बात को लगातार महसूस करती रही थीं कि एक लड़की होने के नाते और कमज़ोर होने के नाते उनके साथ हमेशा शोषण हो रहा है, उनके साथ उनका भेदभाव हो रहा है। इसी बीच कुछ ज़मीन संबंधी विवादों को लेकर के थोड़ी बहुत जो ज़मीन परिवार में थी उसमें परिवार के ही लोगों से विवाद हुआ और उसमें लोगों ने साजिश करके फूलन को जेल भिजवा दिया, जहाँ पर ये कहा जाता है कि
उनको थाने में या जहाँ भी उनको निरुद्ध किया गया था वहाँ भी लोगों ने उनका फिजिकल हरासमेंट किया। फूलन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि स्वभाव से ही प्रतिरोध करने वाली थी। वो बहुत आसानी से किसी चीज़ को मान नहीं लेती थी, स्वीकार नहीं कर लेती थी। और ऐसी परिस्थितियां बन गई कि 20 वर्ष की आयु में फूलन अपने गांव को छोड़ करके बीहड़ों की ओर पलायन कर गईं। उनके बीहड़ में जाने की कहानी कुछ ऐसी थी कि गांव के बहुत सारे मल्लाह जात के लोग उस समय गिरोह हुआ करते थे, गैंग हुआ करते थे अलग अलग डाकुओं के। तो उनके लिए वहाँ के लोग काम किया करते थे। तो फूलन उन्हीं के संपर्क में आई और उन्हीं के साथ वो बीहड़ों की तरफ रुख कर लिया, बीहड़ों की तरफ निकल गईं। एक टीवी चैनल ने उनसे जब उनके इंटरव्यू में उनसे जब पूछा था कि आप बीहड़ों में अपनी स्वेच्छा से गई थी कि आपको ज़बरदस्ती ले जाया गया था, तो उन्होंने उसका कुछ सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि यह मेरी नियति थी, मेरी नियति और मेरा भविष्य मुझे बीहड़ों में खींच ले गया। इस बारे में फूलन कुछ भी बोलने से हमेशा बचती रहीं। बहरहाल गांव से निकल करके फूलन देवी बीहड़ों के जंगल में बीहड़ में चली गईं और वहाँ पे जो बाबू गुज्जर का उस समय गिरोह था, उस बाबू गुज्जर के गिरोह में शामिल हो गई। उस समय के जो डकैतों के अलग अलग गिरोह हुआ करते थे, उनके सरदार हुआ करते थे। और ये लोग प्रायः कहीं किसी का किडनैपिंग हो गया, अपहरण हो गया तो उसको अपहरण करके उससे रैंसम मांगना, रंगदारी मांगना, या कहीं कोई राह पे जा रहा है तो राहजनी करना, मारपीट करके उनसे सामान छीन लेना, इसी प्रकार का कृत्य किया करते थे। और इसी से इन लोगों का जीवन यापन भी चलता रहता था। बाबू गुज्जर के गिरोह में इनका एक जो सेकंड मैन था उसका नाम विक्रम मल्लाह था और वो बाबू गुज्जर का बड़ा करीबी हुआ करता था। तो फूलन जब इस गैंग में काम करने आए, बाबू गुज्जर के गैंग में, तो फूलन की विक्रम मल्लाह से काफ़ी नज़दीकी हो गई। इसका एक कारण ये भी था कि दोनों मल्लाह जात के ही थे और थोड़ा सा कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति की भावना होने लगी। लेकिन इसी बीच जो उस गिरोह का सरदार था बाबू गुज्जर, ऐसा बताया जाता है कि वो फूलन पर गलत निगाह रखने लगा और इसी कारण जो है विक्रम मल्लाह ने एक दिन अपने गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर को मार करके विक्रम मल्लाह खुद उस गैंग का सरदार बन बैठा। ये कोई बहुत बड़ा गैंग नहीं था या बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि बहुत हाईलाइटेड गैंग हो कि जिसका बड़ा आतंक हो, बड़ा नाम हो। उस समय ऐसे बीहड़ में छोटे छोटे बहुत सारे डाकुओं के गैंग हुआ करते थे जो कि इसी प्रकार, चूँकि एक कारण ये भी था कि उस समय बड़ी गरीबी थी, काम नहीं लोगों को मिलता था और बीहड़ों की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी या लोगों के पास इस टाइप की चीज़ें नहीं थी कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो एक ये विकल्प का मार्ग लोग अपना लेते थे कि बीहड़ों में किसी गैंग में शामिल हो जाते थे, वहाँ उनकी रोजी रोटी चल जाया करती थी। हालांकि ये एक ऐसी अंधी सुरंग थी जिसमें कि लोग चले तो जाते थे लेकिन बाद में वहाँ से उनका लौटना नामुमकिन हो जाता था। बाबू गुज्जर को मार करके विक्रम मल्लाह उस गैंग का लीडर बन बैठा और उसकी और फूलन की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं और इस बात की चर्चा पूरे गैंग में हुआ करती थी। इसी बीच उसी गैंग के 2 सदस्य जो अगड़ी जात के थे, राजपूत जात के थे, लाला लाम और राम, ये किसी मामले को लेकर के जेल में बंद थे, पुलिस कस्टडी में थे, जेल में थे। और ये जब जेल से छूट करके फिर आए तो इनको पता चला कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को मार दिया है और खुद सरदार बन बैठा है। क्योंकि उस समय इतने संचार के साधन या इतनी सुविधाएं नहीं थी कि लोगों को सारी गतिविधियों का पता चलता रहे। तो जब वो लोग निकल करके आए और फिर से वापस गैंग में आए तो उस गैंग में टकराव होने लगा और गैंग में गुट बन गए। एक विक्रम मल्लाह का गुट बन गया जिसमें फूलन देवी थी या उनके जाति स्वजातीय लोग थे, और दूसरा जो गुट था वो लाला लाम श्रीराम का था। और ये कह सकते हैं कि जो डाकुओं का एक गैंग था वो जाति आधार पे बट गया। विक्रम मल्लाह को लाला लाम श्रीराम पसंद नहीं करते थे और एक दिन उन लोगों ने विक्रम मल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी।
विक्रम मल्लाह को मारने के बाद वो फूलन देवी को उठा ले गए और उठा करके लेकर के अपने गांव बेहमई चले गए। बेहमई में फूलन देवी को बंधक बना लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया, उनका शोषण हुआ, उनके साथ मार पीट के गई, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, फिजिकल हरासमेंट हुआ। फूलन उस घटना के बारे में बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जो हो रहा है इससे बढ़िया अगर ये मुझे गोली मार देते या मुझे मार डालते तो शायद मेरे लिए ये ठीक था, लेकिन इन स्थितियों से ऐसा लग रहा था कि अब मर जाना ज़्यादा ठीक है इस जीवन की अपेक्षा। यही वो प्रतिशोध था जिस पे बेहमई कांड की नींव पड़ी थी। बहरहाल फूलन काफ़ी दिनों तक उन लोगों के चंगुल में रहीं, लेकिन किसी तरह से जब समय बीतने लगता है तो अक्सर जब ये लगता है कि अब हमारा जो बंधक है वो लाचार हो गया है, वो भाग नहीं पाएगा, तो थोड़ा लोग लापरवाह हो जाते हैं अपराध करने वाले। ऐसा ही हुआ और फूलन के कुछ साथी जिसमें मान सिंह थे, उन लोगों ने किसी तरह से फूलन को बेहमई से, उस गांव से निकाल लिया, उनके बंधन से मुक्त करा दिया। फूलन वापस बीहड़ में लौट गई। फूलन बीहड़ में तो लौटी, लेकिन वो प्रतिशोध की आग में अब जल रही थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया या लोग बताया करते थे, या जो किताबों में उनके बारे में जितनी चीज़ें मिलती हैं कि फूलन शुरुआत से ही अन्याय, अत्याचार, प्रतिशोध के खिलाफ हमेशा कभी भी वो सहनशील नहीं रही थी। अगर उनके अपने लोगों ने भी, अपने परिवार के लोगों ने भी उनके ऊपर अत्याचार किया था तो उन्होंने उसका प्रतिशोध लिया था। एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि जब उनके पति, जैसा कि मैंने बताया था कि जब उनकी शादी हुई वो काफ़ी छोटी थी, उनके पति उम्र में काफ़ी बड़े थे और मारपीट किया करते थे। तो जब फूलन बीहड़ों में आई थी तो उन्होंने अपने गैंग के लोगों के साथ जा कर के अपने ससुराल जा पहुँची थी और अपने जो पति थे उनको और उनके परिवार के लोगों को सड़क पर के खींच करके काफ़ी मारा पीटा था और उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया था। तो फूलन किसी भी प्रतिरोध को बर्दाश्त नहीं करने वाली थी, इसलिए जब उनके साथ लाला राम, श्री राम और उनके गांव के लोगों ने या उनके गिरोह के लोगों ने इस प्रकार की घटना की तो वो प्रतिशोध की आग में जल उठी और बदला लेने के लिए सोचने लगी। तारीख थी 14 फरवरी 1981 की। बेहमई गांव में एक शादी का आयोजन था और उसमें कहीं से गांव के बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। गांव में शादी थी और फूलन को ये उनके लोगों ने बताया था कि आज वहाँ पे शादी है तो लाला राम और श्री राम उस गांव की शादी में मिलेंगे ज़रूर। और उन्हीं दोनों लोगों की खोज में फूलन अपने गिरोह के लोगों के साथ पुलिस के वेश में हथियारबंद लोगों के साथ जाकर के बेहमई गांव को पूरी तरह से घेर लिया। वो बार बार ही पूछती रही उन लोगों से कि लाला राम कहाँ है, श्री राम कहाँ है। लेकिन शायद लाला राम को, श्री राम को इस बात की जानकारी, क्योंकि उस समय बड़ी मुखबिरी भी होती थी, उन लोगों को जानकारी हो गई थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो दोनों उस स्थान पे नहीं मिले। और फूलन देवी उस पूरे बेहमई गांव को जब उन्होंने घेरा तो बार बार यही पूछती रहीं कि लाला राम कहाँ है, श्री राम कहाँ है, और कोई उनके बारे में मुझे बताए। लेकिन किसी ने भी लाला राम, श्री राम के बारे में फूलन को बताने से इनकार कर दिया, या ये कह सकते हैं किसी ने डर के मारे मुँह खोलने से मना कर दिया। फूलन क्रोध में पागल हो गई। उन्होंने उस गांव के कुल 21 लोगों को, जो 21 पुरुष थे, उन लोगों को एक लाइन में खड़ा करवाया। उसमें कुछ गांव के भी लोग थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, और लाइन में खड़ा करवा करके उनको एक तरफ से गोली मार दिया और गोली मारने का आदेश दे दिया। कुल 21 लोग उस जघन्य बेहमई हत्याकांड में मारे गए और उसमें केवल एक चंदर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनको गोली लगी और वो गोली लगने के बाद भी जिंदा बच गए। बेहमई कांड एक जघन्य हत्याकांड था जिसकी जितनी निंदा की जा सकती थी उतनी निंदा की गई। पूरे देश में इस हत्याकांड की गूंज सुनाई देने लगी। उस समय कांग्रेस की सरकारें थीं, केंद्र में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और उत्तर प्रदेश राज्य में श्री वीपी सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, जबकि मध्य प्रदेश में श्री अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्योंकि ये डकैतों का जो कार्य क्षेत्र था वो एक तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर था,
और अक्सर डकैत एक राज्य से गतिविधि करके दूसरे राज्य में चले जाया करते थे, या मध्य प्रदेश से कोई घटना करी तो उत्तर प्रदेश में भाग आया करते थे। इस हत्याकांड के बाद फूलन वापस बीहड़ों में जाकर के अंडरग्राउंड हो गई। फूलन देवी का नाम अब आतंक का पर्याय हो गया था, और कह सकते हैं कि फूलन देवी एक जो अभी तक उनको स्थानीय स्तर पे ही लोग जानते रहे, वो देश के स्तर पर एक मशहूर डकैत के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। इस हत्याकांड के बाद भी पुलिस ने पुलिसिया कार्रवाई अपनी शुरू की, उसमें उनके गैंग के कुछ लोग मारे भी गए, पकड़े भी गए, लेकिन फूलन देवी पुलिस के हाथ में आने से रहीं, और पुलिस तमाम प्रकार के खाक छानने के बाद उनको पकड़ नहीं सकी, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी बीच केंद्र सरकार ने डकैतों से वार्ता करने का फैसला किया, वार्ता करने की नीति अपनाई, और उसमें केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को, उनके अधिकारियों को, वहाँ के मुख्यमंत्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया कि उनसे वार्ता करें। अगर वो सशर्त वार्ता कर रहे हैं तो सशर्त वार्ता भी करें, लेकिन इन डकैतों का आत्मसमर्पण किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने जिन लोगों का जीना हराम कर रखा है। फूलन देवी के सामने भी ये प्रस्ताव गया। इतने दिनों में धीरे धीरे लंबे समय तक बीहड़ में रहने के बाद फूलन देवी भी बीमार रहने लगी, बहुत सारी बीमारियां भी उनको हो गई थीं। वो स्वयं भी आत्मसमर्पण करना चाहती थीं, और जब इसी कारण जब वार्ताकारों ने उनके पास तक बात पहुंचाई तो वो सशर्त आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कई सारी शर्तें रखी, लेकिन जो 2 बड़ी शर्तें थीं, उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो मैं यूपी सरकार के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, सरेंडर नहीं करूंगी, मैं मध्य प्रदेश सरकार के सामने सरेंडर करूंगी। और दूसरी बात यह है कि मैं माँ दुर्गा के आगे, उनको मैं अपना आराध्य मानती हूँ, तो मैं माँ दुर्गा के आगे सरेंडर करूंगी, किसी व्यक्ति के सामने मैं झुकने वाली नहीं हूँ, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। अंत में सरकार ने उनकी कुछ मांगों को मान करके उसमें सहमति दे दी, और 13 फरवरी 1983 ये वो दिन था जब फूलन देवी ने मध्य प्रदेश राज्य के भिंड में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के समक्ष माँ दुर्गा के सामने अपने साथियों के साथ हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी के ऊपर मुकदमे चले, कुल 70 मुकदमे चले, जिसमें कई हत्याओं के थे, कई अपहरण के थे, उनको जेल भेजा गया। और इसके आगे की घटनाएं उनके राजनीतिक जीवन से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को अगले एपिसोड में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।